हाय फ्रेंड्स। तो डायबिटीज़ एजुकेशन के इस चौथे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों डायबिटीज़ एक सीरियस बीमारी है। और अक्सर लोग इसको सीरियस बीमारी मानते नहीं हैं, और जो बाद में फिर कई साल बाद में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का कारण बनता है। तो ये एक सीरियस बीमारी है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। और मेटाबॉलिक डिजीज़ होने की वजह से जो शुगर हमारे ब्लड में जाती है खाने के माध्यम से, तो वो यूटिलाइज नहीं हो पाती है। और वो यूटिलाइज नहीं हो पाती है और वो एक स्लो पॉइजन की तरीके से काम करती रहती है। तो शुगर को बोलते हैं कि इससे जनरल टिश्यू टॉक्सिन, ये एक स्लो पॉइजन की तरीके से हर चीज को डैमेज करती है, सर से लेके पांव तक। और कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है बॉडी का जो कि बेनिफिट करता हो फ्रॉम हाई शुगर। एवरीथिंग इज डैमेज्ड आइदर टू सम स्मॉल एक्सटेंट और टू ए लार्ज एक्सटेंट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो टारगेट ऑर्गन्स बोलते हैं उनको, जो ज्यादा वल्नरेबल हैं ग्लाइसीमिक डैमेज से। तो जैसे शुगर डैमेजिंग है, वैसे और भी चीजें डैमेज करते हैं। आपको मालूम है, वायरसेस डैमेज करते हैं, बैक्टीरिया डैमेज करते हैं, और तमाम सारे और टॉक्सिन्स हैं। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ डैमेज ऑफ द बॉडी। तो कोई भी मेथड होता है तो वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को ज्यादा डैमेज करता है जो उस टॉक्सिन के लिए ज्यादा वल्नरेबल है। तो डायबिटीज का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो ब्लड वेसल्स पे पड़ता है। तो ब्लड वेसल्स पे एक तो असर ये पड़ता है कि जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं सक्रिय, उनमें एंडोथीलियल डिफेक्ट शुरू हो जाता है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग को बोलते हैं एंडोथीलियम। और वो एंडोथीलियम जो है वो अपने आप में बहुत ही लाइवली एक टिश्यू होता है। और ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कोई आदमी अगर एक्सरसाइज कर रहा है, उसका मसल एक्शन बहुत बढ़ गया है, तो मसल्स को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी। तो ये जो डायलेटेशन है, ये एक केमिकल की वजह से होता है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। एनओ एनओ लिखते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये सिक्रीट होता है एंडोथीलियम से। और डायबिटीज की टॉक्सिसिटी की वजह से जब उनकी नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं सिक्रीट हो पाती है, तो वो उनका वैस्कुलर डायलिटेशन नहीं होता है, और जो एक्स्ट्रा ब्लड वहां पहुंचना चाहिए था मसल्स में, वो नहीं पहुंच पाता है। तो इसी तरीके से कभी ब्लड कहीं पे जरूरत होती है, कभी ब्लड की कहीं पे जरूरत होती है। तो ये एंडोथीलियम अपना डायलिटेशन करता रहता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और जरूरत के हिसाब से ब्लड वहां पहुंचता रहता है। तो एंडोथीलियल डिफेक्ट्स बहुत जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्रॉनिक इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो अगर कोई ऑर्गन काम कर रहा है, उसको ज़्यादा ब्लड चाहिए और वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो फिर इस्कीमिक स्टेट में रहता है। और ये क्रॉनिक इस्कीमिया अगर वर्षों तक चलता रहे और फिर डिकेड्स तक चलता रहे, तो फिर डेफिनेटली वो ऑर्गन अपना फंक्शन नहीं ठीक से कर पाएगा, और ऑर्गन फेलियर अल्टीमेटली हो सकता है। दूसरा, ये ब्लड वेसल्स को, जो लार्जर ब्लड वेसल्स हैं, उनको इस तरीके से इम्पैक्ट करता है कि उनके अंदर एक एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस होता है। ये एक एज रिलेटेड प्रोसेस है, जिसमें कि अंदर एक मटेरियल एथरोमा बनता है और डिपॉजिट हो जाता है। तो एज बढ़ने के साथ साथ ये ब्लॉकेज जो है ये बढ़ता जाता है, और एक वक्त आता है जब ये कैल्सीफाई हो जाता है, और फिर ये बहुत हार्ड, स्टोनी हार्ड वैस्कुलर प्लाक्स बन जाते हैं। और आपने सुना होगा कि जब कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है तो उसमें कितने परसेंट ब्लॉकेड है, वो एथरोमेटस ब्लॉकेड होता है। तो डायबिटीज इस एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को भी इनहेंस कर देता है, इसको बढ़ा देता है। तो लोगों में ज्यादा मतलब कि स्पीड से एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस होता है, और वैस्कुलर ब्लॉकेज ज्यादा जल्दी होता है। तो इन दो वजहों से इनको हार्ट अटैक पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ब्रेन स्ट्रोक पड़ सकता है, जिसमें पैरालिसिस हो सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नर्व डैमेज बहुत कॉमन है डायबिटीज़ में, और डिफरेंट टाइप्स की नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से ऑल्टर्ड सेंसेशन हो सकते हैं,
लिम्स में काफी पेन हो सकता है, पेनफुल सेंसेशन हो सकते हैं, बर्निंग हो सकती है, टिंगलिंग, नमनेस हो सकती है, कभी कभी नमनेस भी हो जाती है। और उसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। और सेक्सुअल डिस्फंक्शन एक और वजह से भी हो सकता है कि ब्लड वेसल के ब्लॉकेट की वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। और ऑटोनॉमिक नर्व्स के डैमेज होने से पॉस्चरल हाइपरटेंशन हो सकता है कि आदमी खड़ा हो तो उसको चक्कर आने लगे, और खाना खाते समय उसको बहुत ज़्यादा पसीने आने लगे। तो ये सब ऑटोनॉमिक नर्व्स के डिस्फंक्शन की वजह से होता है। तो नर्व डैमेज भी डायबिटीज में काफ़ी कॉमन डैमेज है। ब्लाइंडनेस हो सकती है, ब्लाइंडनेस आई, जैसे हमने एक पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट ऑर्गन होता है डायबिटीज डैमेज का, इसलिए हम लोग के सारे मरीज साल में एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जरूर जाते हैं अपनी आई चेक कराने के लिए। और ये जो डायबिटीज का डैमेज होता है आंखों पे, ये वैसा नहीं होता है कि जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ नजर कमजोर हो जाती है और हम लोग चश्मा लगाने लगते हैं। तो ये ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम नहीं है, ये सडन लॉस ऑफ विजन करता है। तो इसमें एक प्रोटोकॉल बेस्ड अप्रोच होती है कि हमें हर साल एक बार चेक कराना है। और अगर वो देखेगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की उसमें कोई न्यू वेसल्स जनरेशन हो रहा है, उसको मार्कर्स मिलेंगे अगर कि ये मतलब ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो फिर वो दवाइयाँ देगा और कुछ लेजर ट्रीटमेंट करेगा उसको प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा डायबिटिक्स में फूट अल्सर्स हो सकते हैं। फूट अल्सर्स होने का कारण भी वही होता है कि पैरों में सेंसेशन खत्म हो गया नर्व डैमेज की वजह से, और वैस्कुलर ब्लॉकेट की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो गई। तो अगर कोई इंजरी हो गई तो अब वो हील अप नहीं होगी, और वो फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ ब्लड नहीं पहुंच रहा है वैस्कुलर ब्लॉकेट की वजह से। तो फिर हीलिंग प्रोसेस डिले हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर गैंग्रीन हो सकती है। इट इज वेरी कॉमन दैट legs or some toe has to be chopped off in these diabetic patients. इम्यून सिस्टम सप्रेशन होता है, डायबिटिक्स का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो इसलिए उनको ज्यादा फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन हो सकते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूटीआईज, स्किन इन्फेक्शन, जेनाइटल इन्फेक्शन। जेनाइटल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है मेल ऑर्गन में और फीमेल ऑर्गन में, माइकोटिक इन्फेक्शन उनको बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है कि अगर डायबिटीज का कंट्रोल सही नहीं है। और एक और खास बात है कि इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन भी हैं और ज्यादा सीरियस भी होते हैं। तो आपने भी सुना होगा कि जब कोविड का पैंडेमिक था तो डायबिटिक्स में ज्यादा मोर्टेलिटी हुई। तो सो दीज आर मोर कॉमन एंड ऑल्सो मोर सीरियस एंड मे बी इवन फेटल। और स्किन के भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो डायबिटीज में डायबिटिक डर्मोपैथी होती है, जो कि थोड़ा सा स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, इचिंग भी हो सकती है, विच इज वेरी कॉमन। डायबिटिक डर्मोपैथी इज वेरी कॉमन एंड ओनली ट्रीटमेंट इज कीप द स्किन मॉइस्ट। तो जैसे डायबिटिक्स की उम्र बढ़, अच्छा ये उम्र बढ़ने के साथ साथ भी हो सकता है। तो मतलब स्किन की जो ड्राइनेस है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो diabetics should be very clear in their mind to keep their skin moist all the time. और नेक्रोबायोसिस लाइपोइडिका एक रेयर स्किन कॉम्प्लिकेशन है, वो भी हो सकता है, और उसमें वैस्कुलर ऑक्लूजन भी उसका कॉज होता है। तो जैसे कि फूट अल्सर्स बन जाते हैं, वैसे नेक्रोबायोसिस लाइपोइडिका में भी बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड वेसल्स हीलिंग कम हो जाती है, और फिर वो वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है। So all these different complications, they are very painful, and they often curtail lifespan. तो अल्टीमेटली अगर डायबिटीज का सही इलाज नहीं किया जाए तो लॉन्गिविटी कम हो जाती है, और जो टर्मिनल ईयर्स हैं जिंदगी के वो बहुत पेनफुल होते हैं। और इस सब को रोका जा सकता है कि अगर आप पहले दिन से डायबिटीज का सही इलाज करें, और अगर डायबिटीज प्रिवेंशन की भी कोशिश कर सकते हैं। और डायबिटीज रिवर्सल की भी हम बात करेंगे अपने किसी वीडियो में। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, उसकी उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं। और हमने तो जो देखा अपनी जिंदगी में अपने पेशेंट्स में कि जॉब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि उसके आगे कोई चीज़ वो फिर वो उनको ध्यान में नहीं आती है। जॉब के आगे
और शायद आजकल का जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें शायद एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है, तो जो भी बात हो, बट यस इफ द पर्सन इज ready to change lifestyle and ready to take the treatment as advised by the doctor, then yes, most of these complications can be prevented.